हेलो बैंकर्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं दीपक जैन एंड हमारा आईबीपीएस का जो कैलेंडर ऑफिशियल कैलेंडर वो आउट हो चुका है। तो होप्सो आपको आइडिया तो लग ही चुका होगा कि हमारा जो सबसे पहला इस साल का सबसे पहला बैंकिंग का एग्जाम जो हमें फेस करना है वो हमारा होने वाला है आईबीपीएस पीओ का। एंड उसकी जो एग्जाम डेट है वो हमारे प्रीलिम्स की है 17, 23 एंड 24 अगस्त। एंड अगर इसकी मेंस की बात की जाए तो वो होने वाला है हमारा 12 अक्टूबर 2025 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन देख के काफी सारे बच्चे पैनिक में आ गए हैं। और पैनिक होना बनता भी है, क्योंकि क्या है ना कि अभी तक हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। तो काफी सारे कैंडिडेट इसको काफी हल्के में लेके, लाइक हमारी जो तैयारी थी वो बिल्कुल फोकस नहीं थी, या एक डेडिकेशन के साथ जो हम करते हैं हमारी तैयारी उस लेवल पर नहीं चल रही थी। और उसी के साथ एक रीजन तो ये हो गया था। दूसरा रीजन ये था कि एक्चुअली में हम लोग जो सोच के चल रहे थे कि सबसे पहले हमारा आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लैरिकल देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपका एक तो कंप्यूटर होता है या उसका जो लेवल होता है वो अलग होता है। तो एक बच्चा उस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर कर रहा था कि इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अब एकदम से हुआ क्या है ना कि एकदम से जो अब हमें देखने को मिल रहा है कि अब सबसे पहला पेपर हमारा आईबीपीएस पीओ का ही होने वाला है। तो अगर बात की जाए आईबीपीएस पीओ की, तो इसका एक तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स में ही आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसका से पैनिक कर गए। दूसरी बात अगर बात करूँ कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल है काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है। लेकिन वहीं अगर सही स्ट्रेटजी के साथ यहाँ से आगे बढ़ा जाए ना तो एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है किसी कैंडिडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसी चीज से स्टार्ट करूंगा गाइस कि पैनिक करने की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जिनके इरादों में कमी होती है। ठीक है, हम जिस लेवल पे खड़े हैं, जिस स्टेज पे खड़े हैं, हमारे पास जो वक्त है ना कि हमारे पास 2 महीने हैं, तो हम उसमें ही जी जान लगा देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो देखो हम एक स्ट्रेटजी की बात करें। अब यहाँ से देखो, पहले की बात तो आती है माइंडसेट, सेकंड चीज आती है आपकी स्ट्रेटजी। अगर बात करूं आपकी स्ट्रेटजी की तो देखो अभी तक हम जो आरआरबी पीओ को लेकर चल रहे थे ना या क्लैरिकल को लेकर चल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, काफी इजी लेवल के क्वेश्चन लगा रहे थे। या एक तरीके से बोले हम स्पीड के पीछे भाग रहे थे। हमें जो फोकस करना होता है आरआरबी पीओ में वो स्पीड पे ज्यादा करना होता है। ठीक है, क्योंकि लेवल जो क्वेश्चन के पूछे थे वो इस लेवल के पूछे थे कि हर बंदे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस बात जो फर्क पड़ता है वो स्पीड का पड़ता है। लेकिन वहीं अब हमारी स्ट्रेटजी इसलिए चेंज होगी। अब हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ एंड क्लैरिकल के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे वो बंदा बाजी नहीं मारेगा जो हर क्वेश्चन करने का ट्राई करेगा। अब यहाँ पे वो बंदा एग्जाम क्रैक करेगा जिसको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। देखो इस पेपर में हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। इस पेपर में हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है गाइस, वही मैं समझा रहा हूँ। देखो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट वही कर पाता है जिसको पता है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। अगर आप हर क्वेश्चन को उठाने का ट्राई करोगे ना तो यकीन मानो फंसोगे, पेपर में भी फंसोगे, आप जो प्रैक्टिस करोगे उसमें भी फंसोगे। और फंसोगे ना वहीं पैनिक करोगे एंड वहीं से पीछे छूट जाओगे। तो यहाँ से हमारी जो माइंडसेट है, वो जो स्ट्रेटजी है वो बहुत क्लियर है कि हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे तो हमें सारे क्वेश्चन नहीं बनाने। बहुत क्लियर सी बात है, हम यहाँ पे फुल से फुल के लिए पीछे भागेंगे ही नहीं, हम फुल में से मैक्सिमम के पीछे भागेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज ये कि देखो तुम लोगों का है ना एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बोलूँ कि साइकोलॉजी बोलूँ कि एक कैंडिडेट की साइकोलॉजी ये रहती कि आरआरबी पीओ एंड क्लैरिकल निकालना ज्यादा आसान है। लेकिन मेरी बात यकीन मानो गाइस, जो एसबीआई पीओ एंड क्लैरिकल है एंड आईबीपीएस पीओ क्लैरिकल, अगर एक सही कैंडिडेट है ना तो उसके लिए ये निकालना ज्यादा इजी होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि आधे बच्चे तो इंग्लिश से घबरा के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, आधे बच्चे तो जो कंपटीशन का आधे बच्चे तो जो लेवल पूछे आएंगे ना इसमें क्वेश्चन के लेवल वो देख के ही पीछे हट जाते हैं। तो जो आरआरबी पीओ एंड क्लैरिकल होता है उसमें तो रेलवे वाले भी अप्लाई करते हैं, एसएससी वाले भी अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो, जो फालतू बैठा है ना वो भी अप्लाई कर रहा होता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हिंदी पूछी जाती है तो बहुत सारे एडिशनल बच्चे जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आईबीपीएस पीओ की बात आती है ना, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लैरिकल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लैरिकल, आधो के मैं बोल रहा हूँ ना कि आधो का कॉन्फिडेंस तो वहीं टूट जाता है कि यार ये वाला एग्जाम है। तो इसलिए ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। अगर आप स्टूडेंट हो ना तो ये चीज आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2 महीने हैं, हम मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे एंड सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो हमारे पास काफी लिमिटेड टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हम अब इसको बहुत ज्यादा मेंस में अभी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लिमिटेड टाइम पीरियड है ना उसमें हमें अपने प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग करने का टाइम लगेगा। इतना ही टाइम है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, देखो 2 तरीके के कैंडिडेट होंगे यहाँ पे। एक तो वो कैंडिडेट होगा जो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा है, जो बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहा है, मतलब यहाँ से। ठीक है, वो अभी अभी कोर्स स्टार्ट करेगा ये जो भी है। तो उनको बहुत क्लियर बोल कर दूं भाई, तुम लोग आईबीपीएस एंड क्लैरिकल को टारगेट मत करना। एग्जाम जरूर देना, आपको पता होना चाहिए एग्जाम का लेवल क्या रहा है, लेकिन तुम लोग टारगेट करना आरआरबी पीओ एंड क्लैरिकल को। वरना तुम यहाँ से अगर जल्दबाजी करोगे ना तो तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा ना तो ये तो छोड़ो,
अगर आरआरबी पीओ क्लरिकल छोड़ो, एसबीआई क्लरिकल पीओ भी आ गया ना, तब तक भी तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत अप्रोच क्लियर रखना। अगर तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हो ना, अगर आप पहले प्रीलिम्स दे चुके हो, पहले मेंस दे चुके हो, तो गाइस तुम्हारे लिए एग्जाम बिल्कुल बनी है, तुम्हारे लिए बिल्कुल ओपन ग्राउंड है। आपको आना है, आपको यहाँ पे बिल्कुल खेलना है। और इस बार हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे। अभी तक वक्त था डिफेंसिव खेलने का। डिफेंसिव का मतलब हम वक्त लेकर सीख रहे थे, अब हम अटैकिंग फील्ड पे जाएंगे। अटैकिंग का मतलब ये है कि अब मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस पे गलतियां करके ही वहीं से सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। तो हमारा तरीका जो रहेगा, हम जाएंगे 70% प्रीलिम्स के लिए, 30% मेंस के लिए। और प्रीलिम्स में भी देखो, अब वीडियो के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। अब हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक लगाएं, उसका एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से करें। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मॉक लगाना एक अलग चीज है, ठीक है, इससे आपकी स्पीड आती है, आपकी एक्यूरेसी आती है, चलो ठीक है। लेकिन आप में जो इंप्रूवमेंट आता है ना, वो मॉक के एनालिसिस से आता है। तो हम पूरा वक्त देंगे, लाइक मॉक लगाएंगे, उसके एनालिसिस में जितना वक्त लग रहा है ना क्वेश्चन को समझने में, उसको पूरा वक्त देंगे। इस तरीके से हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हमारा लूप होल लगेगा ना, उस पर हम वीडियो पे जाएंगे। समझ रहे हो चीजों को, कि हमें लग रहा है कि हम किसी चीज में फंस रहे हैं, हम उसके वीडियो उठाएंगे, या हमारे पास वक्त नहीं है तो हम उसकी पीडीएफ उठाएंगे, पूरी टॉपिक वाइज पीडीएफ उठा लेंगे, ठीक है। अगर आपका लेट से प्रॉफिट लॉस फंस रहे हो तो प्रॉफिट लॉस की पूरी पीडीएफ उठा देंगे। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस के साथ साथ लर्निंग वाली चीजों को कवर अप करते चलेंगे। और दूसरी बात बोलूं कि इस तरीके से इंग्लिश को कवर करना है, तो देखो इस बात को समझो, इंग्लिश आपको बहुत बहुत आगे ले जाएगा बाकियों से, अगर आपने इंग्लिश पे कमांड कर ली। और दूसरी चीज, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वांट जितना वास्ट सिलेबस नहीं है इंग्लिश का, रीजनिंग जैसी साइकोलॉजी नहीं लगानी पड़ती हमें कि यार मतलब चीजें फंस जाए या ऐसी नहीं। इंग्लिश बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सिर्फ कुछ वोकेब करने होते हैं आपको, वोकेब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, याद रखना। जितने बेटर, और बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछे जाता बैंक एग्जाम में। एक वक्त था जो बहुत हार्ड लेवल देखने को मिल रहा था, अब ऐसे वोकेब्स पूछे जाते जो आप द हिंदू के वोकेब भी उठा लेंगे ना, 3 महीने 6 महीने की, इजीली आपकी सारी वोकेब कवर हो जाएगी, ठीक है। ग्रामर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा वास्ट है नहीं ग्रामर, वो आपने खुद के दिमाग में बना रखी है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा सा वक्त दोगे ना, थोड़ा सा किसी भी चीज को थोड़ा सा वक्त दोगे ना, अपने आप चीज आसान लगती है। इंग्लिश को कम से कम 3 घंटे देना। अभी तक जो मैं डेली रूटीन बता रहा था, उसमें बता रहा था कि आपको सिर्फ डेली का 1-1.5 घंटा देना है, क्योंकि हम उस अकॉर्डिंग चल रहे थे। लेकिन अब आपको जो लेके चलना है ना भाई, डेली आपको इंग्लिश को डेली 3 घंटे देने हैं, करंट अफेयर को 1.5 घंटा देना है, क्वांट रीजनिंग को 4-4 घंटे। देखो 4, 8, 9, 10, 11, 12, तो 16 घंटा भी पढ़ लेता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग। लेकिन इंग्लिश को 3 घंटे कंपलसरी है, करंट अफेयर को 1.5 घंटे कंपलसरी है, एंड क्वांट रीजनिंग में आप अपने अकॉर्डिंग 3 घंटे दे पा रहे हो, 3 घंटे दो, 2 घंटे दे पा रहे हो, 2.5 घंटे दे पा रहे हो, 3-4 घंटे दे पा रहे हो, वो उस अकॉर्डिंग मैनेज करना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ प्रॉपर डेली रूटीन की, तो गाइस उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो जाए। अभी मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी की बात करूँ कि किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया कि 70% हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, 30% हम बीच बीच में मेंस के मॉक लगाएंगे, बीच बीच में हम मेंस के वीडियो देखेंगे। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेंस पे हम बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रीजन ये है कि हमारे पास जो 24 अगस्त के बाद या 17 को भी या 24 को भी आपका प्रीलिम्स होता है, तो हमारा जो मेंस जाएगा ना, वो 12 अक्टूबर को जाएगा। आपके पास पूरा 1 महीना रहेगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा मेंस का सीखने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस मोमेंट पे हम मेंस के लिए बहुत ज्यादा नहीं भागेंगे। 30% हम मेंस के लिए रखेंगे, 70% प्रीलिम्स के लिए रखेंगे। देखो स्टार्टिंग के 1 महीने में अपने डेली रूटीन को कुछ इस तरीके से रखना कि जो आपका 50% टाइम है, मतलब 60% टाइम पे वो भले मॉक पे जाए, लेकिन स्टिल 30 से 40% आपका टाइम जो हो वो वीडियो की प्रैक्टिस से भी चलना चाहिए, या पीडीएफ की प्रैक्टिस से भी चलना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप क्या है ना, कि वीडियोस के द्वारा बहुत बेहतर प्रैक्टिस कर पाते हो, खुद में इंप्रूवमेंट ला पाते हो, ठीक है। आप मॉक टेस्ट देखे खुद में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ आप नए नए ट्रिक्स, नए नए टेक्निक्स वीडियो के द्वारा सीखते हो, या पीडीएफ के द्वारा स्पीड में आप रिवीजन कर पाते हो सारी चीजों का। तो इन चीजों का यूटिलाइज करना साथ साथ में। और इंग्लिश के लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बहुत इजी रखता था, लाइक जब मैं IBPS PO क्लरिकल में इंग्लिश जैसे 30 मार्क्स का आता था, तो मैं 30 के लिए प्रिपेयर नहीं करता था। मैं कभी भी ये सोच के ही नहीं करता था इंग्लिश प्रिपेयर कि मुझे 30 मार्क्स लाना है। इंग्लिश में मेरा जो टारगेट होता था वो मेरा सिर्फ 20 मार्क्स का होता था। तो इस तरीके से अपने टारगेट इजी गोइंग रखो, मतलब टारगेट सही रखोगे ना, तो आप अचीव भी कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 30 में से 30 के लिए प्रिपेयर करेंगे, हम 30 में से 20 के लिए प्रिपेयर करेंगे। जब हमारा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा तो शायद हम 25 के लिए भी जाएंगे, फिर 30 के लिए भी जाएंगे। बट जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो छोटी मतलब चीजों को टुकड़ों में बांट लो कि यार मेरा टारगेट 30 है नहीं, मुझे 30 क्वेश्चन झेलने भी नहीं है, मुझे तो बस 20 क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाने, एंड उसके लिए प्रैक्टिस बहुत बाकायदा करो।
क्वांट में देखो रोंग नंबर सीरीज में बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, मतलब उन्हें पता भी नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। वो उस क्वेश्चन को उठाते हैं ये सोच के कि यार ये तो मतलब क्या है ना इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके उनको पता भी नहीं चलता और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, बाद में पैनिक करते हैं। तो तुम्हें क्वांट में पहचानना सीखना होगा कि कौन से क्वेश्चन आपको उठाने लायक है, इन क्वेश्चन नहीं है। इसी को बोलते हैं हम कि जो आपकी मेथड है ना कि आपको इजी क्वेश्चन पिक करने हैं एंड हार्ड को बाद के लिए छोड़ना है, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन फंसा सकता है उसको बाद के लिए रखा करो। जैसे कि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो मैं ट्राई करता हूँ उसमें से 5 में से 5 क्वेश्चन नहीं बनाऊं, मैं ट्राई करता हूँ 5 में से 3 क्वेश्चन बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 5 में से 5 बनाने बैठूंगा तो कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा। मतलब अगर बनाने लायक है तो अपना बन जाएंगे, लेकिन नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है, बस माइंडसेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग में भी अब हमारा जो टारगेट होगा ना कि अब हमें जो सामने आएगा हमें वो क्वेश्चन नहीं करने होंगे। अब रीजनिंग में भी हमारा टारगेट सिंपल सा होगा कि पहले हम इजी क्वेश्चन को पिक करेंगे, इजी क्वेश्चन सारे बना लेंगे। इसके बाद जो पजल्स या कुछ बच रहा है वो हम एंड के लिए रखेंगे। आखिरी में हम 3 से 4 मार्क्स का एक ऐसा क्वेश्चन एंड के लिए छोड़ देंगे कि अगर हम पजल में फंस रहे हैं तो हम उसको उठा सकें। लेकिन जो हमारा टारगेट होगा वो बहुत सिंपल सा होगा। हमें क्वेश्चन देख के पहचानना आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन हमसे बनेगा, कम टाइम में बनेगा, पहले उसको उठाओ। इससे 2 चीजें होती हैं। अगर स्टार्टिंग के आपसे क्वेश्चन स्पीड में बनते हैं ना, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है तो अपने आप चीजें बहुत बेहतर तरीके से बनती जाती हैं। स्टार्टिंग में फंस गया ना, एक ही पजल में फंस गए, उसी ने टाइम कंज्यूम कर दिया, आगे का पूरा पेपर माइंड के कारण पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो चीजों को इस तरीके से लेकर चलना कि अब हमें हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, अब हमें बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बेस्ट क्वेश्चन मतलब जिसमें कम टाइम लगे, जिसमें कम हमें फंसने के चांसेस हो, ठीक है। हम जब सीखने वाली प्रोसेस पे आएंगे, सीखेंगे हम सब, और यह मेथड हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमें पता हो कि यार हाँ ये बनने लायक है या नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है, जब आपको आता होगा। तो हमारी अप्रोच कुछ इस तरीके से रहेगी। तो करंट अफेयर के लिए भी हमारा जो टारगेट ये होगा कि देखो जो हमारा मेंस का एग्जाम डेट है ना, उससे 5 महीने पहले तक का हम करंट अफेयर लेके चलेंगे। लेकिन हमें एकदम से पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं भी उठाया ना, तो पहले तो डेली का करंट अफेयर उठाना स्टार्ट करो, ठीक है। और हमारा जो टारगेट होगा यही होगा कि हम 2 सोर्स को फॉलो करके चलेंगे। मॉर्निंग में किसी भी सोर्स का वीडियो चलेगा, वीडियो लाइव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 1.5 या 2 की स्पीड पे होना चाहिए, ठीक है। एंड इवनिंग में किसी दूसरे सोर्स की पीडीएफ सोर्स के लिए या तो अफेयर क्लाउड उठाओ या फिर आप चाहो तो मॉक ड्रिल उठा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मॉक ड्रिल, स्मार्ट किडा की जो मॉक ड्रिल आती है। और मॉर्निंग में अगर वीडियो के लिए सजेस्ट करूं तो आप आशीष गौतम सर को कर सकते हो, अभिजीत सर को कर सकते हो, कुछ सर को कर सकते हो, चाहो तो गौरवगर सर और एंड जो आपके गौरवगर सर और कपिल कटपाल सर उनको भी ले सकते हो। डिपेंड करता है आप पे, जरूरी फैकल्टी नहीं होती, जरूरी होती है कि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो आप एक तरीके से फॉलो करो। एंड मंथ तो मैं बता चुका आपको किस तरीके से। और इसके साथ ही जो वीकली हम एंड संडे रहेगा तो हमें वीकली भी कवर करना होगा, हमें मंथली पीडीएफ भी साथ साथ में कवर करनी होगी। तो हमारा जो डेली का भी चलेगा, संडे को हमारा वीकली भी चलेगा, एंड उसी के साथ जब हमारी मंथली पीडीएफ आ जाएगी तो हम उससे रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक प्रोसेस प्रॉपर वे में आगे बढ़ेगी। डेली में आपको करंट अफेयर को सिर्फ 1.5 घंटा देना है, मैंने क्लियर बता रहा हूँ। मॉर्निंग में 1 घंटा, इवनिंग में 15-20 मिनट लगेंगे, शायद 1.5 घंटा भी लगेगा, बट इस तरीके से हम सबको कवर अप करते हुए चलेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं या फिर आपका जो भी गाइडेंस है, मोटिवेशन है, सब इस चैनल पे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी।